सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि लोकसभा चुनाव के उपरांत विश्लेषण में निकल के तो आया ही कि विभिन्न सारी कमियों के साथ साथ सूबे के कुछ अधिकारी और कर्मचारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। ये बात पूर्णतया सत्य है, जिसका परिणाम यह है कि मैं स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता चंद्रमणि पांडे, मैंने अपने विकास खंड हरैया के खंड शिक्षा अधिकारी बड़कू वर्मा के कर्मचारी सेवा नियमावली के विरुद्ध किए जा रहे कृत्य को लेकर के जब अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की, तो खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के बजाय उल्टा कर्मचारियों ने एक व्यूह की रचना की और मेरी शिक्षिका पत्नी का ही वेतन रोक दिया ताकि मेरी जुबान को बंद किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या समाज सेवी को सच बोलने का अधिकार इस सरकार में इन अधिकारियों के रहते नहीं मिलेगा अथवा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी? माननीय, मैं बताना चाहता हूं कि कई बार आपने बहुत सुस्पष्ट तरीके से कहा कि ऐसे अधिकारियों का नाम बताइए। हमने कई बार नाम भी बताया और उसका साक्ष्य भी देने का काम किया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सूबे का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी आपसे जा कर के मिलेगा तो आपके पास सिर्फ मिलने का ही समय रहेगा। ऐसे में कुछ लोग पत्राचार के जरिए भी आपको सूचित करते हैं। हम लोगों ने जो भी खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध आप या उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम किया, उस ज्ञापन को जिले के उच्च अधिकारी दबा लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, 1 जुलाई को सबसे ऊपर आपका ही नाम है। माननीय मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग के तमाम सारे अधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन मैंने उप जिला अधिकारी हरैया के माध्यम से भेजने का काम किया। अब यह ज्ञापन आपके पास तक शायद भेजा ही नहीं गया और इसमें मैंने बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे बातें लिखी और जिसमें मैंने दर्शाया कि किस तरीके से ऑनलाइन सीसीएल तक को खंड शिक्षा अधिकारी अपने विवेकानुसार जिसका चाहते हैं पास करते हैं, जिसका नहीं चाहते उसका नहीं पास करते। और इनके विरुद्ध समय समय पर जो ज्ञापन दिया गया, जो अभियान छेड़ा गया, वो विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रकाशित करने का भी काम किया। इतना ही नहीं, इनके द्वारा कर्मचारी सेवा नियमावली के विरुद्ध जिस तरीके से भगवान परशुराम की जयंती के दिन उनके फोटो को विकृत करके विभिन्न शिक्षक ग्रुपों में वायरल करने का काम किया, इसे भी हमने संलग्न करने का काम किया। समय समय पर इनके खिलाफ दिए गए ज्ञापन या जनहित के अन्य विषयों को दिए गए ज्ञापन सिर्फ पत्राचार में ही समाहित रह जाते हैं। यहाँ तक कि आवेदक को जल्दी रिसीविंग नहीं दी जाती, रिसीविंग दी जाती है तो की गई कार्रवाई को लेकर के उसे कोई सूचना नहीं दी जाती। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी जनपद में एक जिला अधिकारी हुए थे और उनके समय के पत्र को आप देखेंगे योगी जी कि हम लोगों के ज्ञापन के क्रम में उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को मार्क करते हुए यह पत्र और स्वयं मुझे आवेदक के नाम प्रतिलिपि बना करके और यह सूचित करने का काम करते थे कि किन किन अधिकारियों को उक्त समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया जा चुका है। मामला यह है कि एक तो खंड शिक्षा अधिकारी बीते 3 वर्षों से एक ही विकास खंड में तैनात हैं जिले के उच्च अधिकारियों के संरक्षण या कुछ जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के चलते। इनके कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, जिससे इनकी मनमानी तो बढ़ती ही जा रही है। मान्य, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की महिला कर्मचारियों को उसी क्रम में शिक्षिकाओं को भी बच्चे के 18 साल होने की दशा में बच्चे की बीमारी या उसके परीक्षा के दौरान सीसीएल अवकाश दे है। और इस बार बोर्ड परीक्षा में मेरे 2 बच्चे जो कि क्रमशः 18 साल के कम के थे, दोनों बोर्ड परीक्षार्थी थे और उसके क्रम में जब मेरी पत्नी ने सीसीएल अवकाश चाहा तो ऑनलाइन अवकाश को लगातार 17, 18 और 19 फरवरी को खंड शिक्षा अधिकारी ने उसे कैंसिल कर दिया और यह कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान आपको अवकाश नहीं दिया जा सकता। मैंने प्रदेश के शिक्षा निदेशक तक से इस संदर्भ में शिकायत की, बात की, बीएसए से भी बात कराया
और कहीं कोई सुनवाई ना होने की दशा में मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे धरने पर बैठना पड़ा और यह पूछना पड़ा कि अगर बच्चों के बोर्ड परीक्षा के दौरान सीसीएल नहीं तो आखिर सीसीएल कब। इस तरीके से तो इन लोगों की मनमानी है। अब इस बीच मई माह में 10 या 11 मई की बात है, भगवान परशुराम के जयंती के दिन इनके द्वारा भगवान परशुराम के चित्र को विकृत करके समुदाय विशेष की भावना को आहत करने का काम किया गया। अब ऐसी स्थिति में इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की। उच्च अधिकारियों ने उसे संज्ञान नहीं लिया, जिसके क्रम में महोदय 27 मई को चुनाव उपरांत मैंने लिखित शिकायत मान्य खंड शिक्षा अधिकारी की करने की काम किया, जिसका मेरे पास रिसीविंग भी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फलता 25 जून को मैंने फिर जब शिकायत इनकी की कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कार्रवाई की जाए, तो 25 जून को मेरे शिकायत करते ही यहाँ से शुरू हुआ शिक्षा विभाग का कारनामा। एक नोटिस जारी की जाती है मेरी पत्नी को, और इस नोटिस में नीचे ध्यान देंगे ये कहा जाता है कि यह अंतिम नोटिस है, इसके पूर्व भी आपको कई बार अवगत कराया गया है, आप विद्यालय का वित्तीय चार्ज तत्काल लीजिए, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि ये इनके द्वारा दिया गया अंतिम नोटिस नहीं था, अपितु ये पहला नोटिस था, जिसके क्रम में आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को इन्हीं के कार्यालय में 1 जुलाई को मैंने इनके नोटिस का जवाब, जो कि मेरी पत्नी के तरफ से दिया गया था, इनके कार्यालय में रिसीव कराने का काम किया और इस पत्र के माध्यम से बताया कि महोदय आज के पूर्व कोई लिखित नोटिस एक तो चार्ज लेने के संदर्भ में दी नहीं गई है, दी भी गई है तो उसकी रिसीविंग आप दिखा दें, झूठा आरोप ना लगाया जाए। दूसरी चीज, वर्ष 2016 से शिक्षिका वहाँ कार्यरत है, आज तक वित्तीय चार्ज की बात नहीं आई। वित्तीय चार्ज बगल के जूनियर स्कूल के हेड उमेश सिंह के पास था, जिनके द्वारा खातों का समुचित संचालन चल रहा था और अध्यापिका द्वारा विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ समस्त गतिविधियों का पूर्ण संपादन किया जा रहा था। कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। चूंकि इनके विरुद्ध जब शिकायत की गई तो उस क्रम में इन लोगों ने इस नोटिस को बनाने का काम किया। महोदय, आपको बताना चाहूँगा, इस बीच प्रार्थनी के बेटे का तबीयत खराब होने के चलते प्रार्थनी 15 और 16 जुलाई को सीएल पर रही, 17 को मुहर्रम था, 18 तारीख से आज तक प्रार्थनी सीसीएल अवकाश पर है, शिशु देखभाल अवकाश पे है। इस अवकाश के दौरान इन लोगों ने एक नया पत्र, जो कि आज पता चला, जारी करवाया कि चूंकि विद्यालय में इस छुट्टी के दौरान किसी तिथि पर दूध वितरण नहीं हुआ था, जिसकी सूचना प्रार्थनी पहले दे रही कि विद्यालय में व्यवस्थाएं बाधित हैं, उसे सही किया जाए। इनके नोटिस का जवाब दे चुकी है, लेकिन एक नया पत्र जारी करके, और ये पत्र जारी किया जाता 10 या 11 जुलाई को, वेतन बिल जाता है, रिपोर्ट इनकी 29 जुलाई को, छुट्टी हमारी शुरू हो जाती है 15 जुलाई से, और 29 जुलाई के इनके वेतन रिपोर्ट में प्रार्थनी को 1 दिन के दुग्ध वितरण का दोषी बता करके वेतन रोक दिया जाता है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई वित्तीय चार्ज वर्ष 2016 से नहीं है। महोदय, उक्त के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि आपके ज्ञापन को प्रेषित कर दिया गया है डीएम के माध्यम से। अब पता नहीं जिले के जिलाधिकारी हम लोगों के ज्ञापन को आपके पटल तक भेजते नहीं, या आपके पटल पर बैठे अधिकारी इसे आपके सम्मुख पेश नहीं करते। विनम्र निवेदन है कि जब शासनादेश है कि 3 वर्ष से अधिक कोई जिले में नहीं रह सकता, तो ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी किस आधार पर एक ब्लॉक में डटे हैं। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से जवाब तलब किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिले के किसी भी फरियादी को इस तरीके से परेशान न किया जाए, उसे
दौड़ना न पड़े, इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए महोदय कि कोई भी फरियादी अगर तहसील या जिले में एप्लीकेशन देता है तो उसे रिसीविंग तत्काल दी जाए। लोग रिसीविंग पहली चीज़ देने का काम नहीं करते हैं, और रिसीविंग मिल भी जाती है तो उसके एप्लीकेशन को किसके पास भेजा गया, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पूर्व जिला अधिकारी चाहे आशुतोष निरंजन जी रहे हों, चाहे राजशेखर सिंह जी रहे हों, चाहे माला श्रीवास्तव जी रही हों, बाकायदे प्रतिलिपि बना करके मुझ जैसे फरियादियों को प्रेषित करने का काम करती थी। लेकिन इन लोगों के कार्यकाल में तो पता ही नहीं चलता कि हमारा एप्लीकेशन किस पटल पर लंबित है। तो एक तो एप्लीकेशन का रिसीविंग हो, दूसरा फरियादी को उसके प्रार्थना पत्र के सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत कराया जाए और कार्य शिथिलता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा शीघ्र इस वीडियो को या आज मेरे पत्राचार द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेकर के ठोस कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित होगी। कार्रवाई न होने की दशा में मजबूरन घर परिवार का बेहतर संचालन हो सके, वेतन बाधित ना रहे, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जानबूझ करके बार बार शिक्षिका पत्नी को मेरी आवाज़ दबाने के लिए प्रताड़ित न किया जाए। मुझे सत्ता में रहते हुए भी बेमियादी धरने पर बैठने को बाध्य होना पड़ेगा। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सहृदयता से, संत हृदय के तौर पे जिस तरीके से विपक्ष में भी कोई पीड़ित होता है, विरोधी जाति धर्म का भी कोई पीड़ित होता है तो उसको न्याय स्थापित करने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर अपने इस कार्यकर्ता के साथ आप न्याय स्थापित करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।